बेखौफ मुस्कुराओ, बेखौफ मुस्कुराओ, जो जलता है उसे जलाओ। बेखौफ मुस्कुराओ, जो जलता है उसे जलाओ। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बायोलॉजी सीरीज का एक नया पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी जीव विज्ञान के संक्षिप्त परिचय के विषय में। दोस्तों, इसका पहला पार्ट आ चुका है, जिससे हमने बायोलॉजी के पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस की चर्चा की थी। दोस्तों, आज इस पार्ट में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट को, जिसमें हम आज देखेंगे बायोलॉजी का एक संक्षिप्त परिचय। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, बायोलॉजी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लैमार्क एंड ट्रीविरेनस ने 1801 ईस्वी में। तो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एंड ट्रीविरेनस ने 1801 ईस्वी में किया था। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बायोलॉजी जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? वो व्यक्ति हैं अरस्तु, एरिस्टोटल। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु साहब को कहते हैं। ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। दोस्तों, तो 3 पॉइंट आपने देखे कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। और बायोलॉजी वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो 1801 ईस्वी में लैमार्क एंड ट्रीविरेनस ने किया। एंड थर्ड पॉइंट, जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु, एरिस्टोटल को कहते हैं। तो दोस्तों, क्लियर हुआ होगा। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, बायोलॉजी जीव विज्ञान को की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत पार्टों में बांटते हैं, लेकिन मेनली इसे 2 भागों में हम क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं। पहली जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी कहते हैं, और नेक्स्ट वनस्पति विज्ञान, जिसे बॉटनी कहते हैं। दोस्तों, जंतु विज्ञान जूलॉजी में हम बहुत सारे प्राणियों का यानी एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, और वनस्पति विज्ञान बॉटनी में हम बहुत सारी वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, ये जीव विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं हमने पढ़ी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी। दोस्तों, जंतु विज्ञान के अगर पिता की बात की जाए, फादर की बात की जाए, तो जंतु विज्ञान के पिता हैं अरस्तु। अरस्तु को क्यों हम जंतु विज्ञान जूलॉजी का पिता कहते हैं? उसका रीजन है, अरस्तु की एक बुक है, इसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस बुक में अरस्तु साहब ने लगभग 500 जीवों का अध्ययन करके वर्णन किया है। इसलिए हिस्टोरिया एनिमेलियम के आधार पर अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता माना जाता है। दोस्तों, अरस्तु जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के फादर माने जाते हैं। दोस्तों, देखते हैं वनस्पति विज्ञान, जिसे बॉटनी कहते हैं, इसके फादर माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। क्यों? क्योंकि इनकी एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लेनेटेरम। हिस्टोरिया प्लेनेटेरम, इस बुक में थियोफ्रेस्टस साहब ने बहुत सारी वनस्पतियों का अध्ययन करके वर्णन किया है। इसलिए इस बुक के आधार पर थियोफ्रेस्टस को हम वनस्पति विज्ञान का फादर कहते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको एक बार और रिवाइज करेंगे तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल अभी के अभी याद हो जाएंगे। आप मेरे साथ याद भी करते चलेंगे, इसे बात के लिए मत छोड़ना। दोस्तों, आप मेरे साथ नोट्स भी बनाएंगे, आप न चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो नंबर 1, एपीकल्चर, जिसमें मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, याद रखेंगे, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट देखते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में होता है फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। अगला है आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी होता है हड्डियों का अध्ययन। आर्थ्रो, हड्डियों का अध्ययन, ध्यान रखेंगे, आर्थ्रोलॉजी होता है हड्डियों का अध्ययन। नेक्स्ट देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी होता है
मानव का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव का अध्ययन। नेक्स्ट देखेंगे एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी होता है रक्त परिसंचरण एवं रक्त वाहिनियों का अध्ययन। एंजियोलॉजी रक्त परिसंचरण एवं रक्त वाहिनियों का अध्ययन होता है दोस्तों। नेक्स्ट एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी होता है नर जनन अंगों का अध्ययन। एंड्रियोलॉजी नर जनन अंगों का अध्ययन। नेक्स्ट गायनिकोलॉजी स्त्री जनन अंगों का अध्ययन। गायनिकोलॉजी होता है स्त्री जनन अंगों का अध्ययन। दोस्तों एक बार हम फिर यहाँ से रिपीट करेंगे। नंबर 1 एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। आर्थोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव का अध्ययन। एंड एंजियोलॉजी रक्त परिसंचरण एंड रक्त वाहिनियों का अध्ययन। एंड एंड्रोलॉजी नर जनन अंगों का अध्ययन। एंड नेक्स्ट गायनिकोलॉजी होता है स्त्री जनन अंगों का अध्ययन। आगे देखते हैं दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी, जैसा नाम है तो इसमें होगा बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में। नेक्स्ट देखते हैं साइटोलॉजी। साइटो सेल से बना है, सेल माने होता है कोशिका, तो हो जाएगा कोशिका का अध्ययन। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी होता है हृदय का अध्ययन। कार्डियोलॉजी होता है हृदय का अध्ययन, तो ध्यान रखेंगे। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में करते हैं हम त्वचा का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी होता है ऊतकों का अध्ययन, इस ऊतकों का अध्ययन, टिश्यू का अध्ययन। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स में मृदा के बिना पौधों की खेती को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो हाइड्रोपोनिक्स याद रखेंगे। हाइड्रोपोनिक्स होता है मृदा के बिना पौधों की खेती। नेक्स्ट देखेंगे हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में होता है रक्त का अध्ययन। हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन। लास्ट है हिपैटोलॉजी लीवर का अध्ययन। हिपैटोलॉजी लीवर का अध्ययन। दोस्तों दोनों में थोड़ा सा अंतर है, हिमैटो में रक्त का अध्ययन करते हैं और हिपैटो में लीवर का अध्ययन करते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पर बैक्टीरियोलॉजी होता है जीवाणु का अध्ययन। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। और कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन। और डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन। और हाइड्रोपोनिक्स मृदा के बिना पौधों की खेती। हाइड्रोपोनिक्स मृदा के बिना पौधों की खेती। एंड नेक्स्ट हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन और हिपैटोलॉजी ऊतकों का अध्ययन। दोस्तों ये कुछ प्रमुख जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हमने पढ़ी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मुझे उम्मीद है जो है ये सीरीज, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। दोस्तों जैसा मैं कहता हूँ कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।